नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 9 मार्च 2021 और स्वागत है आपका एटोयल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो अफगानिस्तान में पीस इस्टेब्लिश करने से संबंधित इश्यू। बाइडेन प्रशासन ने अपना नया रोड मैप तैयार किया है, कैसे अफगानिस्तान से एग्जिट किया जाए। इसके बाद हम इश्यू डिस्कस करेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड्स से संबंधित, और सबसे लास्ट में हरियाणा में 75% जॉब्स लोकल्स के लिए आरक्षित करने का जो कानून आया है प्राइवेट कंपनीज में उन एम्प्लॉयज़ के लिए जिनके लिए सैलरी 50,000 से कम है। इस कानून से संबंधित ये आर्टिकल है। उस दिन हमने डिस्कस किया था, वो इंडियन एक्सप्रेस और इकोनॉमिक टाइम्स से से संबंधित आर्टिकल था। आज ये आर्टिकल हिंदू में आया है, तो इससे भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकलते हैं वो डिस्कस कर लेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल अफगानिस्तान में पीस इस्टेब्लिश करने से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये सारे एस्पेक्ट्स हम शामिल करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में, और ये आर्टिकल लिखा गया है जयंत प्रसाद के द्वारा। क्या कंटेस्ट है, देखो थोड़ा सा बैकग्राउंड हम डिस्कस कर लेते हैं। जब ट्रंप यूएसए के राष्ट्रपति थे ना, उनके कार्यकाल में पिछले साल फरवरी में दोहा पीस एग्रीमेंट साइन हुआ था, जिसके तहत ये डिसाइड हुआ था यूएसए बहुत जल्द अपनी फोर्सेस को अफगानिस्तान से वापस ले जाएगा और बदले में तालिबान अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल नहीं होने देगा यूएसए के इंटरेस्ट के अगेंस्ट। तो इस एग्रीमेंट में यह भी डिसाइड हुआ था कि अफगानिस्तान की सरकार, चुनी हुई जो सरकार है, वो जल्द ही तालिबान के साथ बातचीत स्टार्ट करेगी ताकि कोई सोल्यूशन निकले अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी इस्टेब्लिश करने के लिए। बट देखो, अफगानिस्तान की सरकार और तालिबान के बीच जो बातचीत है वो आगे नहीं बढ़ सकी है। वैसे तो काफी सारे इश्यूज हैं, लेकिन अभी इमीडिएट रीजंस जो दिए गए हैं जिसकी वजह से बातचीत आगे नहीं बढ़ सकी, वो पहला ये है, ये डिसाइड हुआ था कि अफगान सरकार तालिबान के 5,000 मिलिटेंट्स को जेलों से रिहा करेगी और बदले में तालिबान भी 1,000 के आसपास अफगान सोल्जर्स को रिहा करेगा। बट देखो, अभी तक इसे इंप्लीमेंट नहीं किया जा सका है। अफगानिस्तान की सरकार का कहना है, अरे भाई, ये जो 5,000 तालिबान के मिलिटेंट्स हैं, ये डेडली मिलिटेंट्स हैं, मतलब इनको छोड़ दिया गया तो अफगानिस्तान में बहुत ज्यादा वायलेंस फैल जाएगा। लेकिन तालिबान कहता है पहले आप छोड़िए, तभी हम बातचीत को लेकर आगे बढ़ेंगे। दूसरा, इवन देखो, दोहा पीस एग्रीमेंट साइन होने के बाद वायलेंस में अभी कमी नहीं आई है। पिछले हफ्ते की ये बात है, 3 वुमेन जर्नलिस्ट को मार दिया, उनका असैसिनेशन कर दिया गया तालिबान के मिलिटेंट्स के द्वारा। तो ऐसी सिचुएशन में जब तालिबान बहुत ज्यादा वायलेंस स्प्रेड कर रहा है, क्या शांति इस्टेब्लिश की जा सकती है? यही अफगान सरकार का पूछना है। तो ये तो हमने बात की बैकग्राउंड की। देखो, इसी बीच क्या हुआ, यूएसए में सरकार बदल गई, यूएसए के नए राष्ट्रपति बने बाइडेन। तो विभिन्न स्टेक होल्डर्स की जो निगाहें थी वो यूएसए पर थी। यूएसए को नया राष्ट्रपति मिल गया, तो क्या यूएसए अब अपनी अफगानिस्तान पॉलिसी को चेंज करेगा? जैसा कि यूएसए ने कहा है कि वो अपनी फोर्सेस को वापस लेके जाएगा अफगानिस्तान की धरती से। क्या बाइडेन भी इसी पॉलिसी को फॉलो करेंगे, या फिर बाइडेन ऐसा कुछ डिसाइड करेंगे कि नहीं, अभी हमें अफगानिस्तान में रुकना है? देखो, एक चीज मैं आपको बता दूं, जिस दिन यूएसए अफगानिस्तान छोड़ के गया ना, बहुत जल्द तालिबान का कब्जा हो सकता है अफगानिस्तान की धरती पर। अफगान सिचुएशन ऐसे है, मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बता देता हूं, साउदर्न अफगानिस्तान के ज्यादातर इलाकों में तालिबान का कब्जा है, खास करके रूरल एरियाज में। शहरों में ज्यादा तालिबान को पसंद किया नहीं जाता अफगानिस्तान में। नॉर्दर्न इलाकों में फिर भी कुछ कुछ सिचुएशन ठीक है, शहरों में ज्यादा तालिबान को पसंद किया नहीं जाता। इसीलिए तालिबान जो है वो अभी तक कोई मेजर सिटी पे कब्जा नहीं कर पाया है, जैसे काबुल, कंधार। लेकिन अगर यूएसए छोड़ के गया तो फिर वो बंदूक के दम पर शहरों पे कब्जा करने की कोशिश करेंगे। हां, तो हम उस पॉइंट पे थे कि बाइडेन जब राष्ट्रपति बने तो विभिन्न स्टेक होल्डर्स कयास लगा रहे थे, स्पेकुलेट कर रहे थे कि क्या बाइडेन की पॉलिसी अलग होगी। अब उसका आंसर मिल गया है। इसका आंसर है यस, बाइडेन भी ट्रंप की पॉलिसी को लेकर ही आगे बढ़ेंगे। ट्रंप के कार्यकाल में अफगानिस्तान में पीस इस्टेब्लिश करने के लिए जो एक स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव की नियुक्ति हुई थी, जालमे खलीलजाद, इवन उनको भी चेंज नहीं किया गया है बाइडेन के द्वारा।
बाइडन ने भरोसा जताया है खलीलजाद के ऊपर ही। अगर हम बात करें कि अफगानिस्तान से एग्जिट करने के लिए बाइडन का रोड मैप क्या है, प्लान ऑफ एक्शन क्या है, ये कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट, अभी तो देखो फिलहाल तालिबान के बीच और अफगान गवर्नमेंट के बीच कोई सहमति नहीं बनी है, कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है अफगानिस्तान को गवर्न करने को लेके। दोनों के बीच बातचीत होगी, उसके बाद सहमति होगी कि अफगानिस्तान का क्या संविधान होना चाहिए, किस प्रकार से अफगानिस्तान को गवर्न किया जाए, किन प्रिंसिपल्स पर। लेकिन यूएसए चाहता है उससे पहले अभी आप एक इंटरिम गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करो जिसमें 50% हिस्सेदारी तालिबान की हो। समझ गए? मतलब अभी आप एक नई सरकार बनाओ जिसमें 50% आपके लोग हों और 50% हिस्सेदारी हो तालिबान की। बातचीत आप करते रहो और बातचीत करके आप एक नतीजे पर पहुंचो कि अफगानिस्तान का संविधान यह होना चाहिए, और जब आपका संविधान बन जाए उसके बाद आप इलेक्शंस करवाओ, जो जीतेगा वो रूल करेगा। ऐसा यूएसए चाहता है। दूसरा पॉइंट, यूएसए का तालिबान को प्रपोजल ये है, भैया आप सीज फायर एग्रीमेंट नहीं कर रहे हो, कम से कम इतना तो कीजिए, आने वाले 3 महीनों में आप वायलेंस कम कीजिए और बातचीत स्टार्ट होगी। 3 महीने तक वायलेंस कम कीजिए, उसके बाद आप सीज फायर एग्रीमेंट साइन कर लीजिएगा। फिलहाल आप वायलेंस कम कीजिए। ये जो तालिबान वाले हैं ना, स्प्रिंग सीजन में काफी अटैक्स करते हैं, तो यूएसए ने यही कहा है तालिबान को कि आप अपने स्प्रिंग ऑफेंसिव को अभी होल्ड पे रखिए। तीसरा पॉइंट, अब ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। देखो, अभी तक अफगानिस्तान के मुद्दे पर जो बातचीत होती थी उसमें इंडिया को इंक्लूड नहीं किया जाता था। इससे संबंधित हमने आर्टिकल्स भी डिस्कस किए हैं कि इंडिया को हाशिए पर धकेल दिया गया है विभिन्न देशों के द्वारा, मेजर कंट्रीज के द्वारा अफगानिस्तान के इश्यू पर, और लग रहा था कि शायद बाइडन भी ऐसा ही करेंगे, बट नहीं। बाइडन ने यह प्रपोज किया है कि अफगानिस्तान में पीस इस्टेब्लिश करने के इश्यू पर यूएन फैसिलिटेटेड एक टॉक होनी चाहिए। कहां पर? टर्की में। ध्यान दीजिएगा वर्ड्स पर, टर्की में यूएन फैसिलिटेटेड टॉक होनी चाहिए, जहां पे कुछ मेजर कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर्स या फिर स्पेशल एनवॉयज बात करें कि कैसे अफगानिस्तान में पीस इस्टेब्लिश की जा सकती है। और ये मेजर कंट्रीज कौन कौन से हैं? ईरान, रशिया, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना और टर्की। टर्की में मीटिंग होगी तो इंडिया को भी अब अफगानिस्तान में पीस इस्टेब्लिश करने से संबंधित जो बातचीत है उसमें शामिल कर लिया गया है। ये इंडिया के लिए काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट चीज है। उम्मीद ये जताई जा रही है इंडिया की तरफ से फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर इस बातचीत में पार्टिसिपेट करने के लिए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट रोड मैप का ये है, अशरफ गनी जो अभी अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हैं, उनको एनकरेज किया जा रहा है कि आप कंसल्टेटिव ग्रुप के साथ क्लोजली काम कीजिए, कंसेंसस सहमति बनाइए कुछ स्पेसिफिक गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को लेके जब आपकी नेगोशिएशंस होती हैं तालिबान के साथ। तो यूएसए का अफगानिस्तान से निकलने के लिए रोड मैप डिस्कस करने के बाद अब हम इश्यूज की बात करते हैं। देखो, सबसे पहला इश्यू तो ये है, यूएसए जल्द से जल्द बाहर निकलना चाहता है अफगानिस्तान से किसी भी कीमत पे अपना लॉसेस कम करने के लिए। लेकिन देखो, इससे ड्यूरेबल पीस नहीं आएगी अफगानिस्तान में। इससे तो तालिबान को भी पता है कि बस एक बार यूएसए को जाने दो, फिर हम अपना दमखम दिखाएंगे और सत्ता पर कब्जा करेंगे। और यहां पर यूएसए के कॉन्ट्राडिक्टरी ऑब्जेक्टिव्स भी देखने को मिलते हैं। एक तरफ यूएसए चाहता है हम जस्ट एंड ड्यूरेबल शांति इस्टेब्लिश करना चाहते हैं अफगानिस्तान में पॉलिटिकल नेगोशिएशंस की सहायता से, ताकि अफगानिस्तान यूनाइटेड रहे, सोवरिन रहे, डेमोक्रेटिक रहे। और पिछले 20 सालों में जो गेन्स मिले हैं, गेन्स जैसे कि देखो महिलाओं को अधिकार मिले हैं, इन सब गेन्स को सहेज के रखा जा सके। लेकिन आप बताइए, क्या ये पॉसिबल होगा अगर इस प्रकार से तालिबान को एक लंबी रस्सी दी जाएगी, यानी तालिबान को मौका दिया जाएगा अपनी मनमानी करने का, तो क्या ये सब पॉसिबल होगा? इसका आंसर है नो। तालिबान अभी भी देखो दोहा पीस एग्रीमेंट की टर्म्स को नहीं मान रहा है, और यूएसए चला गया तब क्या मानेगा। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि देखो, पाकिस्तान यहां पे विलेन है। विलेन इसलिए है, ये बात हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं कि पाकिस्तान के अप्रूवल के बिना तालिबान इतने सालों तक वहां पे इंसर्जेंसी को जारी रख ही नहीं सकता। तालिबान को हथियार कहां से मिलते हैं, ट्रेनिंग कहां से मिलती है?
पाकिस्तान से। और जब ऑपरेशन चलाए जाते हैं उनको पकड़ने के लिए, वो बॉर्डर क्रॉस कर लेते हैं, पाकिस्तान की धरती पर चले जाते हैं, वहां पे अफगान फोर्सेस जा नहीं सकती। इवन जब यूएसए अपने ऑपरेशन चलाता था बाकी एलाई कंट्रीज के साथ मिलकर, तो भी वो मिलिटेंट्स जो थे वो पाकिस्तान में भाग जाते थे और वहां पे उनको सारा सपोर्ट मिलता था। तो पाकिस्तान यहां पे विलेन है, पाकिस्तान को तो बातचीत में शामिल करना ही नहीं चाहिए। लेकिन बाइडन और विभिन्न पॉलिसी एक्सपर्ट्स को यह लगता है कि पाकिस्तान के बिना अफगानिस्तान में पीस आ ही नहीं सकती, क्योंकि पाकिस्तान विलेन है, तो विलेन से भी बात करना यहां पे जरूरी है। खैर, हम इंडिया की बात करते हैं। इंडिया के लिए क्या इंप्लीकेशंस हैं? देखो, अफगानिस्तान में पीस इस्टैब्लिश करने के लिए इंडिया पूरी तरह से कमिटेड है। बायलैटरल रिलेशंस इंडिया और अफगानिस्तान के बीच मजबूत हो रहे हैं। $3 बिलियन से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट इंडिया ने की है पिछले कुछ सालों में अफगानिस्तान में। इस पर यूपीएससी ने स्पेसिफिक क्वेश्चन भी पूछा था कि प्रोजेक्ट्स के नाम बताइए जो इंडिया ने डेवलप किए हैं अफगानिस्तान में। अभी तो अफगान लीडर्स के बीच और इंडियन लीडर्स के बीच काफी फ्रिक्वेंटली बातचीत होती रहती है, मुलाकातें होती रहती हैं। अफगानिस्तान के जो एक्टिंग फॉरेन अफेयर मिनिस्टर हैं मोहम्मद हनीफ अतमर, ये भारत की यात्रा पर आएंगे 22 मार्च को। और अभी तो फ्यूचर कंसल्टेशन प्रोसेस जो होगी अफगानिस्तान के इशू पर, उसका पार्ट इंडिया भी होगा। ये अच्छी चीज है। वैसे देखो, इंडिया अफगानिस्तान के एल्डर्स को और प्रोमिनेंट लीडर्स को इंडिया में इनवाइट करता रहता है समय समय पे, ताकि अफगानिस्तान से लगातार एंगेज किया जा सके। इवन इंडिया अफगानिस्तान में विभिन्न जो कम्युनिटीज हैं, जैसे हजारा हैं, उज्बेक हैं, पाश्तून्स हैं, कम्युनिटी के लीडर से भी इंडिया बातचीत करता रहता है, ताकि अगर कल को इंस्टेबिलिटी भी आए अफगानिस्तान में, तो विभिन्न कम्युनिटीज जो हैं उनके लीडर्स के साथ इंडिया एंगेज करे, उस समय इंडिया टच में रहे। जैसे देखो, एग्जाम्पल दिया जाता है, जब 1996 से लेकर 2001 के बीच तालिबान की सत्ता थी अफगानिस्तान में, तो कुछ कम्युनिटी लीडर्स ने लड़ाई लड़ी थी, जैसे अहमद शाह मसूद या फिर फॉर्मर प्रेसिडेंट नजीबुल्ला। इनकी आज भी अफगानिस्तान में काफी रिस्पेक्ट है। अफगानिस्तान में काफी टैक्सीज पर इनकी फोटोज देखी जा सकती हैं। लोग चाहते हैं इन लीडर्स को। अहमद शाह मसूद और नजीबुल्ला दोनों अब इस दुनिया में नहीं हैं। नजीबुल्ला का तो असैसिनेशन पहले ही हो गया था 1996 के आसपास। लेकिन देखो, इन्होंने हार्डलाइनर्स के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी है, इसीलिए इनकी रिस्पेक्ट है। और जब देखो 1996 से लेकर 2001 के बीच तालिबान का रूल था ना, उस समय नॉर्दर्न अलायंस लड़ाई लड़ रहा था तालिबान के अगेंस्ट, और उस नॉर्दर्न अलायंस को समर्थन दिया था इंडिया ने और इवन ईरान ने भी, क्योंकि दोनों देश नहीं चाहते थे कि तालिबान का रूल ज्यादा समय तक रहे अफगानिस्तान में, जबकि पाकिस्तान तो यही चाहता था कि तालिबान का रूल ही रहे अफगानिस्तान में। तो अब इंडिया को बाकी लाइक माइंडेड कंट्रीज के साथ भी एंगेज करना चाहिए हर प्रकार की सिचुएशन से निपटने के लिए। कल को अफगानिस्तान में कुछ भी हो जाता है, हमें तो पता तो होनी चाहिए कि कौन से ऐसे देश हैं जिनकी सोच हमसे मिलती है, ताकि हम उनके साथ मिलके हमारे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकें। यह बात राइटर के द्वारा सजेस्ट की जाती है। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में है। जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आप आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये एस्पेक्ट्स हैं जो हम कवर करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। देखो, 2017 में आए थे इलेक्टोरल बॉन्ड्स। ऑलमोस्ट 4 साल पूरे हो गए हैं। 4 साल में मतलब जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उन्होंने 5-10 बार तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में जरूर पढ़ ही लिया होगा। हर 3 से 4 महीने के बाद एक ना एक इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में कोई ना कोई आर्टिकल जरूर आ ही जाता है। प्रीलिम बूस्टर में या फिर एडिटोरियल में आपने भी देखी ही होगी न्यूज इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित। आज क्यों न्यूज में आया है? अभी देखो, 5 स्टेट्स में इलेक्शंस होंगे और इलेक्शन से पहले कम से कम इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित जो केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है उस पर सुप्रीम कोर्ट को वर्डिक्ट देना चाहिए था, लेकिन राइटर्स नाराज हैं कि इतना इंपॉर्टेंट इशू है। 2017 से केस चल रहा है जब से इलेक्टोरल बॉन्ड्स आए हैं, बट सुप्रीम कोर्ट में केस चले ही जा रहा है और जबकि इंपॉर्टेंट इशू है बहुत ज्यादा। तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के खिलाफ ही पॉइंट्स व्यक्त किए जाते हैं राइटर्स के द्वारा इस आर्टिकल में। शुरू में बात की जाती है इलेक्टोरल बॉन्ड हैं क्या। इलेक्टोरल बॉन्ड देखो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन देने के लिए। इलेक्टोरल बॉन्ड्स जारी किए जाते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा यानी एसबीआई के द्वारा, और
15 दिनों तक ये वैलिड रहते हैं जब इशू हुए हैं। मतलब जैसे आज इशू हुआ है, स्टेट बैंक के द्वारा किया गया है इलेक्ट्रोल बॉन्ड इशू, तो 15 दिनों तक ये वैलिड रहेगा। और मान लीजिए आपने खरीदा है इलेक्ट्रोल बॉन्ड 1 करोड़ रुपए का, तो आप किसी और को भी बेच सकते हो, और आपने जिसको बेचा है वो भी किसी और को बेच सकता है। बट देखो 15 इशू होने के 15 दिनों के अंदर अंदर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को वो इलेक्टोरल बॉन्ड रिडीम करना जरूरी है, अदरवाइज फिर वो इनवैलिड हो जाएगा। तो एसबीआई के द्वारा साल में 4 बार, जनवरी में, अप्रैल में, जुलाई में, अक्टूबर में ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं। इसे कोई देश का सिटीजन खरीद सकता है, या फिर कोई कंपनी या फिर फर्म जिसे इंडिया में इनकॉर्पोरेट किया गया है या फिर इस्टेब्लिश किया गया है, उसके द्वारा भी ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स परचेज किए जा सकते हैं। ये इंडिविजुअल के द्वारा अकेले भी खरीदे जा सकते हैं, किसी दूसरे इंडिविजुअल के साथ मिलकर भी खरीदे जा सकते हैं। और देखो खास बात ये है, मान लीजिए आप एसबीआई के पास गए ये इलेक्टोरल बॉन्ड परचेज करने के लिए, जो आपको बॉन्ड मिलेगा ना उस पर आपका नाम नहीं होगा, डोनर का नाम नहीं होगा, तभी तो फिर आप किसी और को बेच सकते हो ना। जब देखो सरकार इलेक्टोरल बॉन्ड्स लेकर आई थी तो सरकार ने यह कहा था कि अब देखो जिसे डोनेट करना होता है पॉलिटिकल पार्टीज को, उसे कैश में डोनेट करना पड़ता है। उस समय कंडीशन ये थी कि 20,000 से ज़्यादा अगर कोई डोनेट करता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, तो पॉलिटिकल पार्टी को बताना होता है कि उसे 20,000 से ज़्यादा रुपए किससे प्राप्त हुए हैं, कौन से पर्सन से। हालांकि देखो अब यह लिमिट जो है घटा के 2,000 कर दी गई है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को 2,000 से ज़्यादा की रकम अगर किसी से प्राप्त होती है तो उसके बारे में उस पॉलिटिकल पार्टी को बताना होता है कि इस इंडिविजुअल से मुझे 2,100 रुपए प्राप्त हुए हैं। 2,000 से कम की रकम हो तो कोई जरूरी नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी नहीं बताएगी। तो सरकार ये कह के इलेक्टोरल बॉन्ड्स लेकर आई थी, चूंकि इलेक्टोरल बॉन्ड्स कोई भी इंडिविजुअल परचेज करेगा तो देखो ब्लैक मनी से तो परचेज कर नहीं सकता, उसे बैंक में जाना होगा इलेक्टोरल बॉन्ड्स परचेज करने के लिए, यानी वो व्हाइट मनी होगा। तो ब्लैक मनी का यूज जो है वो कम हो जाएगा पॉलिटिकल सिस्टम में। इवन देखो सरकार ने यह भी कहा था, चूंकि नाम पब्लिश नहीं होगा कि किसने इलेक्टोरल बॉन्ड परचेज किया, तो फिर कल को मान लीजिए किसी कंपनी ने एक्स पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट किया इलेक्टोरल बॉन्ड्स की सहायता से, और बाद में वो सत्ता में नहीं आती है, सत्ता में आ जाती है वाई पॉलिटिकल पार्टी। तो फिर वाई पॉलिटिकल पार्टी जब सत्ता में होगी वो तो बदला लेने की कोशिश करेगी ना एबीसी कंपनी से कि आपने हमारी विपक्षी पार्टी को डोनेट किया था, अब आप इसकी कीमत चुकाइए। अब बदला तो देखो रूलिंग पार्टी के द्वारा कैसे भी लिया जा सकता है, उनके पास इतनी सारी एजेंसीज हैं, सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी, इससे भी ज्यादा वो ऐसी कोई पॉलिसी बना सकते हैं जिससे जो एबीसी कंपनी के इंटरेस्ट के विपरीत हो। सरकार के पास बहुत पावर होती है। तो हम बात कर रहे थे कि सरकार का यह कहना था इलेक्टोरल बॉन्ड्स की सहायता से ट्रांसपेरेंसी रहेगी, और ये बदले की राजनीति जो होती थी कि हाँ उन कंपनी से बदला लेना जिन्होंने विपक्षी पार्टीज को डोनेट किया, ये खत्म हो जाएगा। बट देखो ये सरकार के सारे जो तर्क है ना वो लॉजिकल नहीं है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, चूंकि इलेक्टोरल बॉन्ड्स को परचेज किया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ एसबीआई की सहायता से, एसबीआई ही ये बॉन्ड इशू करती है। अब एसबीआई तो सरकारी बैंक है, अब सरकार तो एसबीआई पे प्रेशर डाल के सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकती है ना कि किसने किसने इलेक्टोरल बॉन्ड परचेज किए हैं। उनको नहीं मिले इसका मतलब दूसरी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज को मिले हैं, सब पता होगा सरकार को, क्योंकि सरकार सारी जानकारी प्राप्त कर सकती है एसबीआई से। लेकिन विपक्षी पार्टीज तो नहीं कर सकते ना वो जानकारी प्राप्त। तो सीधा सीधा लॉजिक यही है, जो ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं ये देखो ज्यादा सूट करते हैं रूलिंग पार्टी को, विपक्षी पार्टीज को ज्यादा सूट नहीं करते हैं। और इसका नतीजा देखने को भी मिला है, जब से ये इलेक्टोरल बॉन्ड आए हैं तब से लेके अभी तक 95% जो डोनेशन प्राप्त हुआ है इलेक्टोरल बॉन्ड्स की सहायता से वो बीजेपी को हुआ है। यहां पर देखिए टोटल अभी तक विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज को 6500 करोड़ का चंदा आया है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू, और ज्यादातर जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स परचेज किए गए हैं वो 1-1 करोड़ के लिए गए हैं। बीजेपी को 95%, ये कहां इस स्लाइड में नहीं है, कहीं और पर होगा। तो हां हम बात ये कर रहे हैं कि रूलिंग पार्टी को सूट करते हैं ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स, विपक्ष को सूट नहीं करते हैं। इसीलिए विपक्ष ने चंदा लिया भी नहीं है विभिन्न कंपनी से, इंडिविजुअल से इलेक्टोरल बॉन्ड्स की सहायता से। 95% मिला है बीजेपी को, बाकी 5% सारे विपक्ष को। तो विपक्ष का भरोसा नहीं है इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ऊपर।
और देखो बात करें कैसे पॉलिटिकल डोनेशन को और ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाया जा सकता है। देखो अभी जो लिमिट है ना, पहले जो 20,000 की लिमिट थी, अभी 2,000 की लिमिट है कि 2,000 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी को अगर किसी से चंदा आया है तो उसे पब्लिक डोमेन में डालना होगा कि हां हमें इस व्यक्ति से या फिर कंपनी से 2,000 से ज्यादा रुपए का चंदा प्राप्त हुआ है। आप इसे खत्म कर दो ना, पूरी तरह से खत्म कर दो। क्योंकि देखो पॉलिटिकल पार्टीज को जो चंदा प्राप्त होता है ज्यादा होता है तो भी वो टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए, सरकार को 100 करोड़ चंदा प्राप्त हुआ, सरकार नहीं बताना चाहती, मतलब रूलिंग पार्टी नहीं बताना चाहती, या फिर कोई भी विपक्षी पार्टी भी हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, वो नहीं बताना चाहता कि मुझे यहां से चंदा प्राप्त हुआ है। वो क्या करेगा, 100 करोड़ रुपए को टुकड़ों में डिवाइड कर देगा, 2,000 से कम के। एक 1,900 रुपए का टुकड़ा बनाया, एक 1,800 रुपए का बोल दिया, कोई भी नाम ले लिया कि मुझे 1,900 रुपए प्राप्त हुए राम से, 1,800 श्याम से, 1,700 महेश से, ऐसे तब तक वो रैंडम नाम ढूंढते रहे जब तक कि 100 करोड़ रुपए के टुकड़े उन्होंने बना नहीं दिए और बोला कि देखो हमें तो ये छोटा छोटा चंदा प्राप्त हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ, इसलिए इसके नाम हम नहीं बताएंगे। तो ऐसा ही पॉलिटिकल पार्टीज करते हैं, उन्हें कितने का भी चंदा प्राप्त हो वो जानबूझ के झूठ बोल देते हैं कि हमें ये चंदा प्राप्त जो हुआ है वो 1,700 1,800 यानी ज्यादातर जो रकम है वो 2,000 से कम की है, इसलिए हम आपको बता नहीं सकते। अगर ये रूल पूरी तरह से खत्म ही हो जाए कि 1 रुपया का चंदा भी आपको किसी से भी प्राप्त हुआ है, उस व्यक्ति का नाम आप बताइए, सब कुछ बताइए, तो फिर ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। झूठे नाम नहीं बता सकेगी पॉलिटिकल पार्टी। अभी तो कोई भी रैंडम नाम ढूंढ लो, बता दो, और मतलब बताना तो है ही नहीं ना, कोई भी रैंडम नाम सोच लिया और बोल दिया कि अच्छा चंदा तो 2,000 से कम का है, उनको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देनी, कुछ बताना ही नहीं है। तो ये रूल आप खत्म कर दो। और दूसरा देखो, एक और अच्छा रूल हुआ करता था कि किसी भी कंपनी को पिछले 3 साल में जितना प्रॉफिट हुआ है ना, उससे 7.5% से ज्यादा वो कंपनी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट नहीं कर सकती। समझ गए? मैं फिर से बोलता हूं, किसी कंपनी को पिछले 3 सालों में मान लीजिए एवरेज प्रॉफिट हुआ है 100 करोड़, तो फिर वो पॉलिटिकल पार्टी, वो कंपनी 7.5% से ज्यादा यानी 7.5 करोड़ से ज्यादा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट नहीं कर सकती। ये 7.5% की जो लिमिट थी ना, ये अच्छी थी, इसे भी खत्म कर दिया गया। अब हो ये रहा है, फर्जी शेल कंपनीज इस्टेब्लिश की जाती हैं, डब्बा कंपनीज जो कोई काम कुम तो करती नहीं है, उनका इस्तेमाल किया जाता है सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा देने के लिए। अगर तो देखो 7.5% की लिमिट होती तो ये शेल कंपनीज पूरी तरह से डोनेट नहीं कर सकती थी पॉलिटिकल पार्टीज को, लेकिन अब लिमिट ये खत्म कर दी गई है तो शेल कंपनीज को जितना प्रॉफिट होता है सारा का सारा पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन के रूप में दिखा दिया जाता है। यह भी गलती की है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो इसे भी दुरुस्त करने की आवश्यकता है। फिर से ये 7.5% का जो कैप है, लिमिट जो है भाई, इससे ज्यादा आप डोनेट नहीं कर सकते किसी पॉलिटिकल पार्टी को, ये लिमिट फिर से आनी चाहिए। नेक्स्ट चीज देखो, पहले एफसीआरए एक्ट के बारे में आपने सुना होगा, आपने मेनली ये एक्ट एनजीओ के संदर्भ में सुना है, लेकिन इस एक्ट में पहले पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी एक लिमिट थी कि पॉलिटिकल पार्टीज विदेश से चंदा नहीं ले सकते, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज के लिए तो लिमिट हटा दी गई है। एनजीओ के लिए कुछ नॉर्म्स अभी भी हैं, कंडीशंस अभी भी हैं, तो पॉलिटिकल पार्टीज के लिए रिस्ट्रिक्शंस चूंकि अब हटा दी गई हैं, वो भी रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से, तो कई सारी एमएनसीज, उनकी जो इंडियन सब्सिडरीज हैं, उनसे बड़े अमाउंट में चंदा लिया जाता है पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा। तो इससे जो फॉरेन एंटिटीज हैं वो इंडिया में इलेक्टोरल प्रोसेस में इंटरफेयर कर सकते हैं। यह भी गलती की गई थी। गलती मतलब, अब देखो जब ये इलेक्टोरल प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी की बात आती है ना, तो विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज एकजुट हो जाती हैं। हालांकि अभी कांग्रेस जो पार्टी है वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के अगेंस्ट है, लेकिन जब कांग्रेस अगर सत्ता में आ गई तो उनको वो सूट करेगा इलेक्टोरल बॉन्ड्स के, हाँ इलेक्टोरल बॉन्ड्स अब अच्छे हैं, क्योंकि रूलिंग पार्टी को सूट करता है। अगर सभी पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर ट्रांसपेरेंसी लाना चाहे ना तो ला सकते हैं, लेकिन वो लाना चाहते नहीं हैं। जब यूपीए की सरकार थी उस दौरान भी कोई खास काम हुआ नहीं था इस पूरी प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया इलेक्टोरल बॉन्ड्स से संबंधित। राइटर मेनली सुप्रीम कोर्ट को चेताना चाहती हैं कि
अभी आप डिसीजन दे दीजिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स के इशू पर। आरबीआई ने कंसर्न्स जाहिर किए इलेक्टोरल बॉन्ड्स के इशू पर, इलेक्शन कमीशन ने भी कंसर्न्स जाहिर किए, तो सुप्रीम कोर्ट की ये ड्यूटी बनती थी जल्द से जल्द इस इशू पे अपना वर्डिक्ट देती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में 4 साल से ये केस पेंडिंग है और अब तो 5 स्टेट्स में इलेक्शंस होने वाले हैं। कोई मतलब अभी लगता नहीं है कि जल्द ही सुप्रीम कोर्ट का इस इशू पर वर्डिक्ट आने वाला है। और देखो, जब तक वर्डिक्ट नहीं आता, कम से कम आप ये तो प्रोविजन कीजिए ना कि इलेक्टोरल बॉन्ड से किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना चंदा प्राप्त हुआ और किससे, ये आप पब्लिक डोमेन में रखिए ताकि थोड़ी जो ट्रांसपेरेंसी आए। अभी तो पता ही नहीं लगता कि किसने इलेक्टोरल बॉन्ड परचेज किए और कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज को किससे पैसा मिला इलेक्टोरल बॉन्ड्स की सहायता से। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल हरियाणा के एक कानून से संबंधित है कि लोकल्स को 75% रिजर्वेशन दिया जाए 50,000 तक की जॉब्स में प्राइवेट कंपनीज में। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये सारे एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल की डिस्कशन में। कंटेक्स्ट आपको पता है, राइटर देखो विरोध ही करते हैं, इस कानून का विरोध करने लायक भी है। ऐसा कानून वैसे आंध्र प्रदेश में आ चुका है और मध्य प्रदेश की सरकार भी ऐसा कानून ला सकती है जल्द ही। ये कानून देखो काफी ज्यादा रिग्रेसिव है, बैकवर्ड सोच का है। देखो, इस कानून के अनुसार हर एक कंपनी को अपने वो सारे एम्प्लॉइज जिनकी सैलरी 50,000 से कम है उनको एक ऑफिशियल पोर्टल पे रजिस्टर करवाना होगा। और अगर लोकल एम्प्लॉइज की संख्या 75% से कम है तो वो कंपनी एग्जम्पशन ले सकती है लॉ के अनुसार कि देखो, अभी जिस पोस्ट के लिए हमें स्किल्ड लोग चाहिए वो उतने लोकल स्किल्ड लोग हैं नहीं, इसलिए हमने बाहर के स्किल्ड लोगों को जॉब दी हुई है। तो ऐसा बोलने के बाद स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स आएंगे उस कंपनी के प्रेमिसेस में, यानी उस ऑफिस में आएंगे, उस कंपनी के देखेंगे कि कैसे काम चल रहा है, कौन सी स्किल का इस्तेमाल हो रहा है। तो फिर अधिकारी तय करेंगे कि उस कंपनी को इजाजत दी जाए कि आप बाहर के स्किल्ड लोगों को जॉब दे दो या फिर लोकल कैंडिडेट्स को आप ट्रेन करो। क्या मतलब बकवास है। सऊदी अरेबिया में ऐसे कानून है, वो नीतिगत लॉ क्या जो भी होते हैं वो हमारे स्टेट में कि दूसरे स्टेट के लोगों को जॉब नहीं मिलेगी, ये क्या मतलब, सोच के देखिए। राइटर कहते हैं देखो, इससे सिर्फ हरियाणा को नुकसान नहीं होगा। कहीं आप ये सोच रहे हो कि हाँ चलो हरियाणा में कंपनीज हरियाणा से चली जाएंगी, यूपी में आ जाएंगी या फिर राजस्थान में आ जाएंगी। अरे भाई, गुरुग्राम जो है वो इतना बड़ा हब है। अगर कोई मेजर कंपनी है, अमेजोन जैसी कोई और बड़ी कंपनी है, उसको काम करने में दिक्कत आती है ना गुरुग्राम में, तो पूरे इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाएंगे कि इंडिया तो सही स्थान नहीं है काम करने के लिए, इंडिया में इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। इसके जो रिपरकशंस हैं वो सिर्फ हरियाणा के लिए नहीं है, पूरे इंडिया के लिए हैं। ऑलरेडी हम इतना कुछ कर रहे हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इस्टेब्लिश करने के लिए, और ऊपर से इस प्रकार के कानून आते हैं। इवन हमारी जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमन, उन्होंने भी यही बोला कि ये कानून नासमझी का नतीजा है। आमतौर पे ऐसी स्टेटमेंट्स देखने को मिलती नहीं। उन्होंने भी बिल्कुल साफ तौर पे कह दिया है कानून घटिया है, वापस जाएगा। अब जितना लेट जाएगा उतनी ज्यादा बेइज्जती होगी, यूं समझ लीजिए। वही बात जो हमने पिछले आर्टिकल में डिस्कस किए थे कि वैसे तो वन नेशन वन मार्केट की हम बात करते हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत की हम बात करते हैं, लेकिन ये कानून जो है ये भारत को तोड़ता है, जोड़ता नहीं है। आर्टिकल 19 सेक्शन 1 क्लास जी, आर्टिकल 16(2) के अगेंस्ट है ये कानून। अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रही है, लेकिन उसका सॉल्यूशन ये नहीं है कि 75% जॉब्स लोकल्स के लिए आरक्षित करके जॉब्स बढ़ जाएंगी। आपको जॉब्स बढ़ाने पे काम करना होगा। इवन देखो, अलग अलग स्टेट से ऐसी आवाजें अब उठ रही हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार के लोग बैंकों में डिपॉजिट ज्यादा करते हैं लेकिन क्रेडिट उनको नहीं मिलता है, मतलब लोन उनको उतनी अमाउंट में नहीं मिलता है जितना वो बैंकों में जमा करवाते हैं। तो देखो, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है। सेंटर में बीजेपी है, बीजेपी वाले समझाएं हरियाणा की गवर्नमेंट को, बीजेपी और जेजेपी की गवर्नमेंट को कि भैया ऐसा काम आप मत कीजिए, बहुत मेहनत लगती है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में रैंकिंग इंप्रूव करने में। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया हरियाणा के कानून से संबंधित, और हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। आज 3 इश्यूज हमने डिटेल से डिस्कस किए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।